हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या क्रिएटर्स में। आज अपनी विद्या क्रिएटर्स क्लास में हम अपना सेकंड मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। कल आपने देखा था, आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था, जो कि हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट था। और जो हमारे मॉक टेस्ट है, ये आपके यूपीपीएससी जो 2024 का होने वाला है, आपको पता है अक्टूबर में। इसके साथ साथ जो आपका आरओ का एग्जाम होने वाला है, इन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सुझाव है, उनको भी आप कमेंट बॉक्स में पक्का लिखते रहिएगा। इसके साथ एक और निवेदन है कि ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये पीसीएस एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैंने मेनली स्टार्टिंग में उन्हीं क्वेश्चंस को रखा हुआ है। आगे चल के आप देखेंगे इन क्वेश्चंस का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आप पीसीएस में जो भी क्वेश्चन, अभी मैं स्टार्टिंग के जो 15 साल के क्वेश्चन है, उन्हीं को मर्ज करके ये वीडियोस बनाया जा रहा है, मतलब ये मॉक टेस्ट बनाया जा रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि क्या ये क्वेश्चन कभी आए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम्स में आए हैं, उन्हीं को हमने रखा है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और बहुत जल्दी इनमें हम अपने इनपुट भी शामिल करके उन क्वेश्चंस को हम टफ भी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप वीडियोस में बने रहिए। अभी हम साइंस का करा रहे हैं, फिर हम एनवायरमेंट का कराएंगे, फिर हम ज्योग्राफी का कराएंगे। लगभग जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हम सारे सब्जेक्ट्स का कराएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आराम से आप देख सकते हैं। जब हमारा कुछ पैड ऐसा कुछ लॉन्च होगा, देन आई विल इन्फॉर्म यू डेफिनेटली। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले अगर अपने आप को जांचना चाहते हैं कि आपकी साइंस की तैयारी कैसी हुई है, क्योंकि साइंस का वीडियो है, तो आराम से आप जाके कल का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड धीमी है, तो आप वीडियो की स्पीड को आप 1.5 या 2 या 3 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप 1.5 तक देख लीजिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। सो ये डेली क्लासेस जो है, ये शाम को 6 बजे अभी तक का जो टाइम है, इस पूरे मंथ ये आपको शाम को 6 बजे मिलेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। डेली आप मुझे शाम को 6 बजे आप मुझसे मिल सकते हैं इन क्लासेस पे। और विश्वास मानिए, आप मेरे साथ बने रहिए। जो हमारा टारगेट 125 का है, इसके बहुत नजदीक आपको मैं लेके चलूंगा। ये 125 मार्क्स नहीं है, दीज आर क्वेश्चंस। वेल, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, सनस्पॉट को। ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशंस को। ऑप्शन सी, हवा ताप को। और ऑप्शन डी, पौधों के ताप को। और ऑप्शन डी, पौधों के ताप को। अब इन सारे ऑप्शंस में से जो आपको सही लग रहा हो, आप प्लीज बताने कष्ट करिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। काफी लोग आप लोग लाइव रहते हैं, पर आप लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए, इस समय मैं देख रहा हूँ करीब 13 लोग लाइव हैं। जब इतने लोग लाइव हैं, भैया आंसर भी देने की कोशिश किया करिए, या एवरीवन आंसर देने की कोशिश किया करिए। और फिर आप बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। उम्मीद है, मुझे पता है कि अच्छी लग रही होंगी। फिर भी आप जितने लोग हैं, कमेंट करके आंसर बताते रहिएगा। चलिए आइए मोरा के चलते हैं। चलिए, तो आशु सिंह जी बोलिए, नाइस क्लास सर जी, थैंक यू आशु। आइए, वेल आई डोंट नो सी इज गर्ल और बॉय, बट आशु सिंह, थैंक यू। सो क्वेश्चन हमारा है, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए आता है? तो पहली बात याद रखिए, जहां पे भी आप पायरो वर्ड देख लीजिए, वैसे पायरोहीलियोमीटर है, जहां पे भी आप पायरो वर्ड देख लीजिए, ठीक है, पायरो, जहां पे भी आप पायरो वर्ड देख लीजिए, समझ जाइए इट इज रिलेटेड टू हीट। ये आपका हीट से रिलेटेड, या कह सकते हैं कि ताप, इसको हिंदी में ताप कहते हैं। यहाँ पे हम ताप की बात कर रहे हैं। तो अब इन सारे को देख लेते हैं। ए, सनस्पॉट्स को। बी, सोलर रेडिएशंस को। सी, हवा को। और डी, पौधों के ताप को। सपोज करिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, सपोज करिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो कैसे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एलिमिनेट करके? तो देखिए, जैसे पहला है पौधों के ताप को। क्या आपको लगता है कि हमें अभी पौधों के ताप को माप नहीं कर सकता है? नहीं, ऑप्शन ये नहीं होगा। हवा का ताप, भाई हवा का ताप जो होता है मेनली जो ह्यूमिडिटी, अगर हमें पता है तो हवा के ताप की भी नॉलेज में मिल जाती है। अब दो ऑप्शन बचा, एक बचा आपका सनस्पॉट और एक आपका सोलर रेडिएशन। तो सन के स्पॉट का ताप मापने के लिए हमें सन के पास जाना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? नहीं, तो हमें भी इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता किसकी है? तो आपका सोलर रेडिएशंस को मापने की। किसको? सोलर रेडिएशंस को मापने की आवश्यकता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन आपका सोलर रेडिएशन, दैट विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, यह किसके, या सेंटीग्रेड में किसके बराबर है?
यह सेंटीग्रेड में किसके बराबर है, आपको इसका आंसर देना है। मैं आपको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी जो होती है, जो मानव का शरीर होता है, उसका एक निश्चित तापमान होता है जो कि अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है आपका, अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर आप फॉरेनहाइट में बात करते हैं तो आप बोलते हैं 98.6 फॉरेनहाइट के आसपास होता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अब आपको पता है, इसमें से आंसर आपको पता नहीं है। सपोज करिए आपको फॉर्मूला नहीं आता है कि कैसे हम फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कौन सा है। भाई ये तो बिल्कुल दूर है, ये होगा नहीं, ये भी बिल्कुल दूर है। अब इन दोनों में देखिए तो 37 के ज्यादा नजदीक कौन सा है, ये वाला है, तो सीधे ऑप्शन बी लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आइए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। अगर हमें 1 ग्राम अगर पानी दे दिया जाए, ठीक है, रूह अफ़ज़ा की बात नहीं कर रहे, हम प्लेन वाटर की बात कर रहे हैं। अगर हमें 1 ग्राम प्लेन वाटर दे दिया जाए तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है, आपको इसको बताना है। ठीक है, अगर 1 ग्राम प्लेन वाटर दे दिया जाए तो हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है। चलिए ऑप्शंस देख लीजिएगा। ऑप्शन हमारे पास है ए 0 कैलोरी, बी पिंकू जी आईएएस क्रिएटर इंग्लिश, वेरी गुड, थैंक यू सर। पिंकू अग्नि, थैंक यू सो मच, सुपर, थैंक यू। जज क्रिएटर्स, थैंक यू सो मच। वेल, तो 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है। ऑप्शन हमारे पास है ए 0 कैलोरी, बी 15 कैलोरी, सी 25 कैलोरी और डी आपका कितना है 50 कैलोरी। तो आपको ये बताना है कि 1 गिलास अगर आपको पानी दे दिया जाए तो आपको कितनी ऊष्मा मिलती है, क्योंकि आपको पता है पानी भी क्या है, पानी भी एक तरह का भोजन का ही साधन है। पानी भी क्या है, एक तरह के भोजन का ही साधन है, तो इसको भी आप आराम से समझ सकते हैं। उससे पहले थोड़ा पानी के लिए आप याद रखिएगा, जो आपका पानी है, जो आपका पानी है, तो उससे पहले जो हमारे मेनली फूड न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें हमारे क्या आता है, उसमें हमारा आता है प्रोटीन आता है, प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट आता है, विटामिन आते हैं और मिनरल्स आते हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि इनमें किससे कितनी एनर्जी मिलती है, पानी में बता दूंगा आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब में एनर्जी निकालनी हो, सिंपल सा है। देखिए इनका फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस रट्टा मारना है आपको, इनसे कितनी एनर्जी मिलती है। तो अगर 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट बर्न कराते हैं तो अबाउट कह सकते हैं अबाउट 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है। हम 1 ग्राम प्रोटीन कराते हैं तो ये भी अबाउट आपका 4, दोनों को हम अबाउट 4 कर देते हैं कि अबाउट 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम जब हम फैट को बर्न कराते हैं, अगर हम 1 ग्राम फैट का मतलब तेल से है, आप सरसों को तेल, डालडा, मूंगफली का तेल, कोई भी अगर आप तेल 1 ग्राम अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ये आपको करीब 9 किलो एनर्जी, कितना मिलता है आपका, 9 कैलोरी एनर्जी दे देता है। और वही विटामिन्स और मिनरल्स, तो विटामिन्स और मिनरल्स में एनर्जी नहीं होती है, दीज आर ओनली एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है, ये मेनली एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका काम है उपापचय में भाग लेना, या कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी की उसके लिए काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आराम समझ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 गिलास पानी पीने से कितनी एनर्जी मिलती है। अब आपको पता है कि भाई पानी में कोई एनर्जी नहीं होती है, पानी जो होता है वो केवल हमारे शरीर में, आपको पता होगा कि जो सेल्स होती हैं, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, और प्रोटोप्लाज्म में अबाउट 90% तक वाटर होता है। तो हमारी बॉडी का ये सबसे आवश्यक तत्व है, हमारी बॉडी का क्या है, ये सबसे आवश्यक तत्व है, परंतु इससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, 0 कैलोरी एनर्जी। कितनी मिलती है, तो इससे हमें 0 कैलोरी एनर्जी निकलती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, फैट वाला बहुत बार पूछा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। फैट से अबाउट 9.1 मिलती है, बट आप 9 याद रखिएगा, 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शंस देख लेंगे हम। ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का परिक्षेपण, सी प्रकाश का व्यतिकरण और डी सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। जल्दी से, काफी लोग लाइव हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। अभी देखिए हमारे एक प्यारे मोहित बाबू हैं, वो भी जल्दी से इसका आंसर देंगे। अक्सर वो गलत ही देते हैं, बट कोई बात नहीं, आंसर वो देंगे। ठीक है, चलिए जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिएगा
तो आप सबका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। काफी लोग लाइव हैं। देखिए मैंने बोला ही मोहित जी तो नहीं आया, कोई MS मोहित ठाकुर जी आए हैं, इन्होंने बोला ऑप्शन ए सही है। वेरी गुड भाई। देखिए कभी कभी जिसमें विश्वास नहीं होता उसका भी सही हो जाता है। कोई मोहित बाबू हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, उन्होंने ऑप्शन ए लगाया है जो कि सही है। क्या होता है हमारा? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब कहेंगे सर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो आपको पता होगा सन से जो एनर्जी आती है, सन से जो लाइट आती है, हमें दिखता है कि केवल सफेद लाइट आ रही है, बट ऐसा नहीं होता है। वो जो सफेद लाइट होती है वो 7 रंगों का मिक्सचर है। जो आप विबग्योर की बात करते हैं, आप इंद्रधनुष के रंगों की बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, फिर आपका ये आपका येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ये सारे के सारे जो है ये रंग जो है ये एक ही प्रकाश, मतलब प्रकाश में सारे रंग अवेलेबल होते हैं। अब आप इसी 3-4 क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो खतरे के सिग्नल होते हैं, जो खतरे के सिग्नल या जो डेंजर के सिग्नल होते हैं वो लाल रंग से क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो लाल रंग होता है इसकी वेवलेंथ बहुत कम, सबसे बहुत कम होती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसमें हल्का सा भी प्रकाश पड़ेगा तो दूर से चमकने लगेगा। यही एक रीजन है कि जो भी खतरे के सिग्नल होते हैं उनको हमेशा हम लाल से बनाते हैं। तो ये लाल से क्यों बनाते हैं आज आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आपने ये देखा होगा जो डॉक्टर साहब लोग होते हैं, या अपनी बात भी कर लीजिए, तो आप देखते हैं कि आप सभी को या मुझे भी हरियाली बहुत पसंद है। हरियाली का मतलब हरियाली से लगाइएगा, हम सभी को खेत, पेड़, पौधे ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो हरा है इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो बिल्कुल बीच में होती है। यही एक रीजन होता है कि जो हरा रंग होता है इसकी इंटेंसिटी हमारे आंखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यही एक रीजन है कि मैक्सिमम लोग अपने घरों के अर्धे पर्दे जो होते हैं ग्रीन ही लगाते हैं ताकि आंखों पर इसका इफेक्ट कम पड़े। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब हम आते हैं कि अब आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि आकाश का जो एक्चुअल कलर होता है वो काला होता है। आकाश नीला नहीं होता है। आकाश क्या होता है? आकाश काला होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत बार पीएसएस में पूछा है कि आकाश का रंग काला नहीं नीला होता है। तो आप कहेंगे सर आपको कैसे कह सकते हैं आकाश का रंग काला होता है? ऐसे समझिए भाई, अगर आकाश का रंग अगर नीला होता तो रात में भी तो नीला दिखाई देता। रात में क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि आकाश का जो रंग होता है वो हमेशा काला ही होता है, बट वो दिन में हमें नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है आइए उसकी बात करते हैं। तो होता यह है कि जो सनलाइट जब अर्थ पे आती है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें बहुत सारे धूल के कण उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे धूल के कण उपस्थित होते हैं जो कि आपका नीला जो रंग है, जो कि क्या करते हैं, नीले रंग को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सॉरी, सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करके वो केवल नीले कलर को ही वो रिटेन करते हैं। यही एक रीजन है कि पूरा का पूरा आकाश में क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। एक और याद रखिएगा कि मॉर्निंग के समय, सुबह के समय देखेंगे जो सूर्य भगवान होते हैं वो बिल्कुल लाल दिखाई देते हैं। इसी तरह जब आप शाम के समय देखते हैं तब भी वो हमें लाल ही दिखाई देते हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है? अब भाई इसका भी कारण देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन से हम 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग मैं 5 क्वेश्चन आपको बता दिए यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि आपके मॉक टेस्ट के साथ साथ ये कि आपकी पूर्ण तैयारी भी हो रही है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि आपने देखा जैसे हमारे ये सूर्य है हमारे, ठीक है, ये सूर्य हमारे, ठीक, और ये मान लीजिए हमारा घर है। ठीक है, तो आप देखेंगे मॉर्निंग के टाइम पे जो सूर्य होता है वो लाल दिखाई देता है या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। होता यह है कि जब सूर्य क्षितिज से धीमे धीमे निकलता है तो बहुत दूर होता है, हमसे दूर तो है ही है, तो उसकी सारी रेज हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं। बट जो कि आपने विबग्योर देखा था, तो यहाँ पे जो रेड कलर है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये दूर से ही हमें दिखाई देने लगता है। अभी दूसरे कलर हम तक पहुंच नहीं पाते हैं, तब तक हमारा रेड पहुंच जाता है। यही एक रीजन है कि जो सूर्य होता है वो मॉर्निंग में हमें ऑरेंज या लाल दिखाई देता है। सेम यही इवनिंग में होता है, जब वो डूबने लगता है तो भी वो रेड कलर की इंटेंसिटी के कारण दिखाई देता है। तो 3-4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। आइए एक और बात, एक और क्वेश्चन यहां से याद रखिएगा। बोला जाता है कि जो डे होता है, जो दिन होता है आपका, वो एक्चुअल से 4 मिनट तक ज्यादा होता है।
हमें ज्यादा दिखाई देता है। इसका रीजन ये है कि सूर्य भी अंदर छिपा ही रहता है, उससे पहले ही उसकी आभा जो लाइट आती है हम तक पहुंचने लगती है। यही एक रीजन है कि दिन जो होता है 2 मिनट पहले दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, तो 4 मिनट याद रखिएगा। तो फिजिक्स से मुझे लगता है इस टॉपिक से मैंने आपको करीब 8 क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है नैनो प्लग संबंधित है, कि जो नैनो प्लग होता है वो किससे संबंधित है। ए एक छोटे बुलेट से, बी एक छोटे सुनने के यंत्र से, सी एक छोटे रॉकेट लॉन्चर से, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और डी क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, काफी लोग लाइव हैं जी, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें सभी लोग। और हाँ, ये क्लासेस डेली आपको मिल जाएंगी, ये जो क्लासेस हैं डेली आपको समय से मिलती हैं। आप डेली समय से आइए, पढ़िए और अपनी तैयारी को पूरा करिए। आप सभी लोग देखिए 4-5 लोग 13 लोग लाइव हैं, आंसर दे दिया करिए भाई। सभी लोग प्रॉपर आंसर दिया करिए तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है सबके लिए। ये निवेदन है आपसे, और कह सकते हैं अगर आप गुरु मानते हैं तो आपको मेरा आदेश भी है कि सभी लोग आंसर दिया करिए, ठीक है। चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं हम। इसके आंसर की बात करें हम कि नैनो प्लग संबंधित है। सपोज करें आपको इसका आंसर नहीं आता है, क्या आपको लगता है कि जो आयोग है वो बुलेट या बाइक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा? नहीं भाई, उसमें नैनो प्लग का क्या काम। बाइक में क्या होता है, बाइक पे आपने देखा होगा बाइक में प्लग होता है, नैनो प्लग नहीं होता है। बाइक्स में क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है जिसकी हेल्प से, या कार्बोरेटर, तो पेट्रोल बाइक की बात करते हैं तो पेट्रोल बाइक्स में कार्बोरेटर होता है, या पेट्रोल जहां पे भी यूज होगा वहां कार्बोरेटर होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कार्बोरेटर कहाँ मिलता है मेनली, तो आप बोलेंगे पेट्रोल बाइक्स में या पेट्रोल सब्सटेंस, पेट्रोल से जो व्हीकल चलेंगे उनमें, ठीक है। तो एक छोटी बुलेट में नहीं भाई, ऑप्शन हटा दीजिए। एक छोटे सुनने के यंत्र में, ये हो सकता है, मुझे पता नहीं, आइए कॉमा लगा देते हैं। सी एक छोटे लॉन्चर में, ये भी हो सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इस बारे में हम कुछ पता नहीं, इसको हटा देते हैं। अब इन दोनों में देखिए तो आपको पता है कि आयोग वो क्वेश्चन पूछता है जो कि हमारे दिन प्रतिदिन की दैनिक क्रियाओं से, ऐसी चीजों से मिलता है। तो आपने ये देखा होगा कि जो सुनने का यंत्र होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज टू द रॉकेट। तो जो सुनने का हियरिंग डिवाइस होता है, जो आपने देखा होगा जो लोग कम सुनते हैं वो कानों में हियरिंग डिवाइस लगाते हैं, कानों में क्या करते हैं, हियरिंग डिवाइस लगाते हैं और आराम से सुन लेते हैं। और तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग एक छोटे सुनने के यंत्र में किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। इसके साथ साथ एक और निवेदन है, जब मोबाइल कल्चर आया है तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो कान में ठेपिया लगा लेते हैं। क्या करते हैं, वो कान में ईयरफोन लगा लेते हैं और दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरे साथ भी बहुत से कर्मचारी मित्र बैठे हुए हैं, ऑफिस स्टाफ बैठा हुआ है, वो सभी लोग अपने अपने कान में लगा के बैठे रहते हैं। क्या मतलब भाई, भगवान ने आपको जो कान दिया है वो हमेशा ईयरफोन लगाने के लिए नहीं दिया है। एक आध घंटा आधा घंटा आपने सुन लिया, इट्स ओके, बट 24 घंटा अगर आप कान में लगा के रहेंगे तो एक जो ईयरफोन की बात करते हैं, एक तो ईयरफोन ऐसे होता है जो बिल्कुल ऐसे कान में घुस जाता है, ऐसे बिल्कुल ही, कहते लोग उससे साउंड बड़ा अच्छा आता है। ये कान को पक्का आपको 2 से 3 साल बाद ये खराब कर देगा बिल्कुल। और आप फिर जब सुनना होगा ना तो आप सुनेंगे, मम्मी बोलेगी बाबू, तो आप कहेंगे आ, ऐसे बहरों की तरह चिल्लाएंगे। उससे बढ़िया ये है कि आप ऐसा कोशिश करिए कम यूज करें। जो आप सैमसंग वगैरह देखते हैं, बोट वगैरह में ऐसे आते हैं जिससे आधी आवाज बाहर निकलती है। अगर इस टाइप के आप कह सकते हैं ईयरफोन का अगर यूज भी करना हो तो ऐसे यूज करिए कि पूरी की पूरी आवाज आपके अंदर ही ना जाए, कुछ बाहर भी रह जाए, तो दैट कुड बी गुड फॉर यू। और ईयरफोन का जितना कम से कम यूज करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक ईयरफोन का यूज करेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपके अंदर बहरापन आ ही जाएगा। और जब बहरापन आएगा तो फिर आप यही एक छोटे सुनने के यंत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथी जो भी इसको सुन रहे हो ये सब उनके लिए भी है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोगियों के दांत दिखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। आपको पता होगा जो रोगियों के दांत होते हैं, किसके दांत होते हैं, जो रोगियों के दांत होते हैं, तो उनके लिए जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक होते हैं, वो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा, ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें इसका आंसर बताना है। तो भाई क्या होगा, ये समतल दर्पण तो होगा नहीं, उत्तल और अवतल में देखते हैं। तो आपने देखा आपकी बाइक्स में जो आपके साइड मिरर होते हैं, तो उनसे क्या करते हैं, उनसे हम देखते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। क्या करते हैं हम, पीछे कौन सी गाड़ी आती है या कौन सा व्हीकल आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको देखने के लिए हम
यूज करते हैं, जिसको हम व्यू मिरर कहते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि अगर पीछे से कोई भी व्हीकल्स आ रही है, कोई गाड़ियां आ रही हैं, उसको छोटे में हमको दिखाई देता है, जब पास वो आता है तो बड़ा दिखाई देने लगता है। तो वहां पे हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। जब हमें कोई बड़ी चीज छोटे में देखनी होती है तो हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं हम? इसको इंग्लिश में हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। जबकि जब हमें किसी चीज को बड़ा देखना होता है, सॉरी लेंस नहीं, दर्पण है, सॉरी लेंस मैंने बोल दिया गलती से, ये सारे दर्पण की बात हो रही है। दर्पण अलग, लेंस अलग है। दर्पण ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ दर्पण की बात की जा रही है। इसी तरह जो अवतल दर्पण होता है, तो जब डेंटिस्ट, भगवान ने करे आपको किसी डेंटिस्ट के पास जाना हो, जो डेंटिस्ट दंत चिकित्सक होते हैं, जब उनके पास आप दांत दिखाने जाते हैं तो उन्हें आपके दांत को बड़ा देखना होता है। तो आप देखेंगे इस टाइप का एक चम्मच टाइप का स्ट्रक्चर होता है उनके पास, यहाँ पर शीशे टाइप का बना होता है, और ऐसे होता है आपके दांत मुंह में डाल देते हैं और देखते हैं बड़ा करके उसको। बड़ा करने के लिए ऑप्शन आपको समझ में आ गया कौन सा दर्पण यूज करते हैं हम? अवतल दर्पण। तो जिन्होंने भी ऑप्शन आपका बी लगा रखा है उन सभी का बिल्कुल ही सही है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। देखिए, मायोपिया की बात की जा रही है, तो मायोपिया को हिंदी में कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं हम? निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। तो जो मायोपिया का रोगी होता है उसे हम निकट दृष्टि दोष का रोगी कहते हैं। तो कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। क्या देख सकता है? ए, नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। बी, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। सी, नजदीक एवं दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। ये ऑप्शन तो पक्का हटा दीजिएगा कि भाई नजदीक भी ना देखे दूर भी ना देखे तो अंधा हो गया एक तरह से। ठीक है, हटा दीजिए। डी, नहीं नजदीक और नहीं दूर। अच्छा, ये क्या देख सकता है? तो भाई नजदीक और दूर दोनों तो नॉर्मल हो गया ना, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, नहीं नजदीक नहीं दूर, तो भाई क्या मतलब? ये दोनों ऑप्शन हटा दिए हमारे। अब इन दोनों में आपको बताना है कौन सा सही होगा। आयोग जो ऑप्शन देता है ना, वो आयोग भी चाहता है कि आप एक आध क्वेश्चन को एलिमिनेट करें, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप सही आंसर आप दे पाए। ठीक है, तो कोशिश करें इसका आंसर देने की जल्दी से। दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं और दो में आपको चूज करना है। जल्दी से चूज करिए, आप जल्दी से चूज करिएगा। चलिए देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो याद रखिएगा, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। एक हमारा क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। तो याद रखिएगा, जिस दोष का नाम हो उसके अंदर वो नहीं होगा। तो निकट दृष्टि दोष वाला निकट का आराम से देख लेगा, निकट का देख लेगा, दूर का नहीं देख पाएगा। और दूर दृष्टि दोष वाला वो दूर का देख लेगा, निकट का नहीं, ठीक उल्टा, निकट का नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करें? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष वाला क्या करेगा? वो दूर स्थित वस्तु को नहीं, निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ही सही है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है उन सबको, वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आइए मूव करते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर। इसमें से कौन सा सेमी कंडक्टर? अर्धचालक को बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर। निम्न में से कौन सा हमारा सेमी कंडक्टर? ए प्लास्टिक, बी एल्यूमिनियम, सी लकड़ी और डी जर्मेनियम। सोचिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा, लॉजिक लगा देंगे। अब सोचिए आयोग में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो आराम से इसका आंसर आप दे सकते हैं। ये बताइए, सेमी कंडक्टर मतलब ये होगा भाई कुछ ना कुछ तो कंडक्ट वो करेगा ही। अर्धचालक मतलब थोड़ा बहुत तो चालक होगा ही, थोड़ा बहुत तो चालक होगा ही। तो इसका आंसर हमें देना है। तो देखिए, ये बताइए, क्या प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है? नहीं, ये ऑप्शन हटा दीजिए। क्या लकड़ी में से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है? नहीं, ये भी हटा दीजिए। अब इन दो ऑप्शंस में देखिए, एक हमारा क्या है? एक आपका है एल्यूमिनियम और एक हमारा क्या है? जर्मेनियम। एल्यूमिनियम और जर्मेनियम हमें बताना है कौन सा सही है। तो आपको पता होगा जो एल्यूमिनियम होता है ये अर्धचालक नहीं, ये बहुत अच्छा चालक होता है। यही एक रीजन है कि जो बहुत सारे पंखे होते हैं, मोटर्स होते हैं, इनमें एल्यूमिनियम के वायर या इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो एल्यूमिनियम भी नहीं है, तो और बचा क्या? जर्मेनियम। मेनली जिन हम सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं या अर्धचालकों का यूज करते हैं उनमें दो तीन बहुत फेमस है। जर्मेनियम हो गया, फिर आपका सिलिकॉन है। ये ऐसे अर्धचालक है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, इनका उपयोग करते हैं हम।
और याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर, जो बेस्ट कंडक्टर है, दैट इज चांदी। जो आपकी चांदी होती है वो इसको सिल्वर बोलते हैं, ये तो पता होगा। जो सिल्वर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर। तो आप ये कहेंगे सर जब इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसी बनवा दिए होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हम करेंगे सारे इंस्ट्रूमेंट हम इसी से बनवाना स्टार्ट कर देंगे तो होगा ये कि जो हमारा रेडियो की बात करते हैं या मान लीजिए मोबाइल की बात करते हैं, अगर मान लीजिए मोबाइल हमारा अगर पड़ रहा हो 2000 का, तो अगर चांदी के इंस्ट्रूमेंट्स हम लगाना स्टार्ट कर दिए तो वही मोबाइल जो हमारा वो 50 नहीं 1 लाख का पड़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वाई वी आर नॉट यूजिंग अर्जेंटम, आई मीन सिल्वर एट प्लेस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। वेल नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉक्साइट अयस्क है कि जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है? ए लोहे का, बी एल्यूमिनियम का, सी तांबे का और डी सोने का। तो आपको जल्दी से बताना है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। जल्दी से, काफी लोग लाइव हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है। एवरीवन, बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। आइए चले, पहली बात तो अयस्क होता क्या है? एक होता है अयस्क, एक होता है खनिज। एक होता है अयस्क, एक होता है खनिज। ठीक है, तो याद रखिए हम अयस्क की बात कर रहे हैं। तो जो बॉक्साइट अयस्क है, अयस्क वे सब्सटेंस होते हैं जिनमें किसी एलिमेंट्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। तो यहाँ हम बॉक्साइट की बात कर रहे हैं, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है आपको ये बताना है। आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। आपको नहीं पता है तो याद रखोगा आपको कि जो सोना तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि जो सोना होता है वो मेनली नेचुरल फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में मिल जाता है, तो सोना तो होगा नहीं। अब इन तीनों में देखते हैं हम, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा। तो आपको पता है लोहा भी नहीं, क्योंकि लोहे का क्या होता है? हीमेटाइड होता है। लोहे का क्या होता है? हीमेटाइड होता है मेनली। बचा हमारा क्या? एल्यूमिनियम और तांबा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, जिसका अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2S2। ये किसका होता है? इसको हम एल्यूमिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूमिना। इसको हम एल्यूमिना भी कहते हैं बॉक्साइट को, तो याद रखिएगा। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कांसा मिश्र धातु है। आपको पता होगा कांसा दिया जाता है, कांसा मिश्र धातु है। सपोज करिए आपको इसमें से कोई ऑप्शन नहीं पता कौन सा सही कौन सा गलत है, फिर भी दिमाग लगाते हैं। तांबा और सीसा, भी तो बिल्कुल नहीं होगा। तांबा और चांदी, ये भी नहीं होगा, चांदी महंगी है भाई। अब बचे दो ऑप्शन, तांबा और टिन और तांबा और जस्ता। तो याद रखिएगा जो आपका कांसा होता है वो आपका तांबा और जस्ता का मिक्स धातु होता है। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? आपको पता होगा वेल मछली जो होती है वो इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। तो उनमें भी दांत, आई मीन जिनके दांत सबसे बड़े होते हैं वो कौन सी है? ए हमारा है फिनबैक वेल, बी ब्लू वेल, सी स्पॉम वेल और डी हम्प पैक वेल। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। एवरीवन, आप जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? ए फिलवेल वेम, बी ब्लू वेल, सी स्पॉम वेल और डी हम्प वेल। ये क्वेश्चन मैं आपके आंसर के लिए छोड़ता हूं, मैं वेट करूंगा, ये कल का आपका होमवर्क है, या आप जब भी देखें, आज देखें, कल देखें, परसों देखें, नरसों देखें, आप जब भी देखें हमेशा आपको पता है कि वीडियोस में 1 से 2 क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा जिसका आंसर आप देंगे। 2 दिन कहीं तो ऑप्शन हटा नहीं, ऑप्शन नहीं हटाऊंगा, आपको बताना है किसका सही आंसर कौन होगा, कि दांत वाली मछली जो है वो उसमें सबसे विशालतम प्रजाति कौन सी है। मैं कमेंट्स की वेट करूंगा कम से कम 15 से 20 दिनों तक, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, क्या हो गया है? उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका आशा होता है कि उसे पक्षघात, इसको लकवा कहते हैं, उसे लकवा हो गया है। तो क्या किसमें हो गया है? ए केवल है ये, ठीक है, केवल दाएं हाथ का, बी केवल बाएं हाथ का, सी केवल दोनों पैर का और डी ये दोनों लिखा है ये, ठीक है, दोनों हाथ एवं दोनों पैरों का। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है, अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो इसका आंसर आप आराम से दे देंगे, नहीं तो फिर इसको भी मैं छोड़ के जाऊंगा आपके होमवर्क के लिए। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। हम हट जाता हूँ साइड में, ठीक है। एक केवल बाएं हाथ का,
बी केवल दाएं हाथ का, बी दोनों पैरों का, सॉरी दोनों पैरों का, और डी दोनों हाथ और दोनों पैरों का। सपोज करिए आपको आंसर इसका नहीं पता टेट्राप्लेजिया होता क्या है, तो याद रखिए जब टेट्रा की बात करें, टेट्रा केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं होता है मोनो, बाई, या उसको डाई भी कहते हैं, ट्राई, टेट्रा। तो टेट्रा का मतलब ही क्या हो गया, चार। तो यहाँ पर कम से कम चार तो होने ही चाहिए प्लेजिया, ठीक है। तो दोनों हाथ और दोनों पैर मिला के चार हो गए, तो हम से कहेंगे सर जो टेट्राप्लेजिया है ये एक इस टाइप का लकवा होता है या पक्षघात होता है जिसमें इंसान के दोनों हाथ और दोनों पैर शून्य हो जाते हैं या उनमें पक्षघात लग जाता है, ठीक है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि, आइए इसका कारण बताइएगा कि जो बासमती चावल के दाने हैं वो लंबे क्यों हो जाते हैं। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए, काफी लोग लाइव हैं, यह एवरीवन। ऑप्शन हमारे पास ए लाइसिन का, बी अमाइलोज का, सी शर्करा का, और डी तेल का। कि बासमती जो चावल है इसके दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, क्यों लंबे हो जाते हैं बताइएगा, उसमें ऐसी कौन सी खासियत होती है। जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग। चलिए मैं इसका आंसर ए लाइसिन का, बी अमाइलोज का, सी शर्करा का, और डी तेल का। भाई तेल का तो होगा नहीं, हटा दीजिए, शर्करा का भी नहीं होगा मेनली। अब इन दो ऑप्शंस में देखिएगा, ए लाइसिन का और बी अमाइलोज का, ए लाइसिन का और बी अमाइलोज का। तो हमें इन दोनों ऑप्शंस में बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेनली जो चावल बासमती चावल के दाने जो लंबे हो जाते हैं इसका कारण है अमाइलोज, क्योंकि उनमें अमाइलोज मिलता है जिसके चलते उनके दाने क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि शरीर के अंदर लौह की कमी मतलब आयरन की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है। अगर हमारे शरीर में या किसी मानव के शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग हो सकता है या कौन सा रोग होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए वर्णांधता, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी आपका है रक्तहीनता, और ऑप्शन डी क्या है, तपेदिक। ऑप्शन डी क्या है, तपेदिक। तो याद रखिएगा जो वर्णांधता है ये हमारी क्या है, ये तो आपकी जेनेटिक डिजीज है। ये क्या है, ये एक जेनेटिक डिजीज है या इसको हिंदी में वंशानुगत कहते हैं, इसको हम वंशानुगत कहते हैं, ठीक है, या वंशानुगत डिजीज है जिसको हम, ठीक है। तो जब ये वंशानुगत डिजीज है तो भाई ये तो लौह की कमी से उत्पन्न होगी नहीं, तो ऑप्शन ए हटा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम तपेदिक की, रतौंधी की और रक्तहीनता की। तपेदिक को बोलते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस या टीबी बोलते हैं शॉर्ट में, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी। तो आपको पता होगा कि जो ट्यूबरक्लोसिस या टीबी होता है ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, उसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेई। ये ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं होगा। अब बचता हमारा रतौंधी और रक्तहीनता। तो जो रतौंधी होता है ये आपका विटामिन ए की कमी से, किसकी कमी से, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये भी नहीं होता। तो बचा हमारा क्या, रक्तहीनता। रक्तहीनता को इंग्लिश में बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में हम एनीमिया बोलते हैं। तो आराम से आप इसका आंसर बता सकते हैं कि सर जो रक्तहीनता है क्या है, जो रक्तहीनता है या जो एनीमिया है ये आपका आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, ये आयरन या एक कहे कि लौह की कमी से हमारी बॉडी में रक्तहीनता हो जाती है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ही सही है कि जो रक्तहीनता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, बता देता फिर समझाता हूं। देखिए अब होता ही है कि मेनली फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड या कह सकते हैं विटामिन B9, विटामिन B9 इसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं। जब बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी, जब बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी तो याद रखिएगा जब बॉडी में इसकी कमी हो गई तो लौह की कमी, ये लौह की कमी ही है, यह एक टर्म होता है साइनोकोबालामिन। तो लौह की कमी हो जाएगी तो रक्तहीनता आपकी बॉडी में क्या होगा,
हीमोग्लोबिन कम बनेगा। जो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन किसकी बात करें, जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो जो आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये दो टर्म से बना है। एक हमारा हिम, हिम का मतलब ही क्या होता है, आयरन। हिम का मतलब क्या होता है, आयरन। और ग्लोबुलिन क्या एक प्रोटीन है। तो मतलब ये समझ जाइएगा कि अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, और जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपको रक्तहीनता या एनीमिया हो जाएगी। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसके कारण होती है। आपको पता होगा मानव में पथरी अक्सर होती रहती है, तो मानव गुर्दे में पथरी जो होती है किस कारण होती है। ऑप्शन देख लीजिएगा, ए कैल्शियम एसीटेट, बी कैल्शियम ऑक्सलेट, सी कैल्शियम एसीटेट, और सी सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट तो होगा ही नहीं, परिरक्षक के रूप में यूज होता है। अब इन तीनों में देखिए, तो आपको पता होगा मेनली जो पथरी होती है वो कैल्शियम उसमें पक्का होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखिए, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम ऑक्सलेट, अगर आपको नहीं पता है, तुक्का ही लगाना है, तो कोई एक ऑप्शन आप लगा सकते हैं। आप लाइव में आंसर देने की कोशिश करिएगा, कौन सा आंसर सही है। या आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। वैसे याद रखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा आपकी अगर आप कैल्शियम का कंजम्पशन करते हैं और आप उतना वर्क नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी में भी पथरी होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो अच्छा, वेल हम अपने पथरी की बात करते हैं। तो जो किडनीज में स्टोन्स कहीं भी बन सकता है, किडनी में बन सकता है, बहुत सी जगह बनता है, पर हमारी किडनी में जो स्टोन्स बनता है वो आपका कैल्शियम ऑक्सलेट की अधिकता से। इसका बनता है जब आपकी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट की अधिकता हो जाती है, तो क्या होता है, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट की अधिकता हो जाएगी तो याद रखिएगा क्या होगा, हाँ, जब कैल्शियम ऑक्सलेट की अधिकता होगी तो हमारी बॉडी में किडनी में स्टोन बनता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमसे कह रहा है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है, मतलब विश्व के बड़े क्षेत्र में अगर कोई मानवीय रोग फैलता है तो इसे हम क्या कहते हैं। ए पैंडेमिक, बी एपिडेमिक, सी एंडेमिक, और डी एपिजोटिक। तो कोरोना ने सबको बता दिया, उसको क्या कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। इसमें से कौन सा रोग है जो जल के द्वारा फैलता है या जल जनित है। ए चेचक, बी मलेरिया, सी हैजा, और डी तपेदिक। आपको जल्दी से इसका आंसर देना है, इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो जल जनित या जल के कारण होता है, ठीक है, या जल के द्वारा फैलता है। चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। मान लीजिए आपको नहीं पता है, तपेदिक को हम टीबी कहते हैं, मैंने थोड़ा पहले बताया था आपको। और जो टीबी होता है, टीबी ये किससे होता है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। किस टाइप की डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ये क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज है जो किसके किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, मैंने थोड़ा पहले बताया भी था, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेई। तो ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेई के चलते होता है। चेचक की बात करते हैं, आपको पता है ये वायरल डिजीज है जो छोटी मैया माता बड़ी मैया बात करते हैं। मलेरिया, तो ये आपका प्लाज्मोडियम के चलते होता है। किसके चलते होता है, तो ये प्लाज्मोडियम के चलते होता है, और इसको फैलाने का काम कौन करता है, मच्छर करता है। मतलब ये क्या है, एक अमीबल डिजीज है। बट जो हैजा है, जब कहीं पे भी पानी की गंदगी होती है, पानी की गंदगी होती है या विषाक्त आप भोजन करते हैं, तो आपको हैजा की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल ही सही है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, जल्दी से बताइएगा। ए प्लास्टिड्स, बी प्लाज्मिड्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया, और डी राइबोसोम्स। जल्दी से बताइएगा किसका उपयोग करते हैं हम। देखिए अगर एक आदम में एलिमिनेट करना हो तो आराम से हम कर लेते हैं। देखिए जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर प्लास्टिड्स इसका आंसर क्यों नहीं होगा। प्लास्टिड्स को हिंदी में कहते हैं लवक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लवक कहते हैं, लवक, जो कि मेनली प्लांट कोशिकाओं में मिलता है। किन में मिलता है, प्लांट कोशिकाओं में मिलता है। और लवक भी तीन प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी
और श्वेतलवक, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल हो जाएगा, ल्यूकोसाइट, अलग अलग टाइप के, ठीक है। लवक तो है नहीं इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में थोड़ा कंफ्यूजन है, रुक जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको पता होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। राइबोसोम्स, इसको बोलते हैं प्रोटीन बॉडी ऑफ सेल्स या प्रोटीन की फैक्ट्री। इसको क्या कहते हैं हम? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ये भी नहीं होगा। बचा हमारा क्या? प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड होता है इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही ज्यादा रोल है। इसकी बात करें हम, तो जो आपका प्लाज्मिड है इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही ज्यादा रोल है। अब आप कहेंगे सर ये आप कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि जो प्लास्टिड हो गया, जो प्लाज्मिड्स होता है, तो सेल लेवल पे जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वहां पे मेनली हम प्लाज्मिड का ही उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी, बी है ना? या ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा तना है? निम्न में से कौन सा तना है? ए शलजम, बी अदरक, सी गाजर, डी शकरकंद। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, निम्न में से कौन सा तना है? ये क्लास 6 से भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा तना है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा एवरीवन, कि निम्न में से कौन सा तना है। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए सभी लोग। ए शलजम, बी अदरक, सी गाजर और डी शकरकंद। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, जैसे आलू वगैरह भी इसी फैमिली का आता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैं होमवर्क के फॉर्म में आपके लिए छोड़ता हूँ। जब भी आप देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, कक्षा 6 से आप पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें, ठीक है। तो जब भी आपको मौका मिले, आज में, कल में, परसों में, नरसों में, जब भी आप वीडियोस को देखिए, आप पक्का कमेंट करके बताइएगा कि निम्न में से कौन सा जो है वो तना है। जड़ की बात नहीं की जा रही है, तना की बात की जा रही है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो और डिटेल्स में लिखिएगा कि और कौन कौन से तना को आप जानते हैं या कौन कौन सी जड़ों को आप जानते हैं, ठीक है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति का रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? आपको पता होगा रक्तचाप को हम ब्लड प्रेशर भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसको कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर, MAN, मैनोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। इसको मापने, तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, तो सिर्फ में बोलेंगे आप सर रक्तचाप को मापने के लिए हम स्फेग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक। चलिए एक और बात याद रखिएगा कि ये जो आप स्फेग्मोमैनोमीटर देख रहे हैं, आप ये जो आप स्फेग्मोमैनोमीटर देख रहे हैं, इट्स ओके, ये तो बिल्कुल ही सही है। बट एक और बात याद रखिएगा कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो भी होता है और हाई भी होता है। इसका जो आप कह सकते हैं कि जो आप इसका पैरामीटर है, तो 120/80 ये आपका हमारा ब्लड प्रेशर है। अगर आपका इससे ज्यादा है, सॉरी 140, 140/80 की बात करते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा है, 140 ज्यादा है, इसको +-10 कर सकते हैं आप, ठीक है। आप कहेंगे आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, और अगर कम है तो कहेंगे हाँ। अरे आप जल्दी से आंसर दीजिए, तो इसमें मरकरी का काम क्या है? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। देखिए फिर से 14 लोग लाइव है भाई, 14 की संख्या घटती बढ़ती नहीं है, बट आप लोग आंसर दिया करिए सभी लोग। हाँ मोहित, सही आंसर आपका है बिल्कुल। काफी लोग लाइव है भाई जी। अरे भाई आंसर भी दे दिया करिए सभी लोग, ऐसा थोड़ा ना काम चलेगा कि आप कुछ भी बोलेंगे हम मान लेंगे। हाँ, नहीं रेंज तो रेंज आपको पता है ना, मैं क्यों रेंज बताऊं आपको? जल्दी से बताइए इसका। अच्छा मिटा दूं, आइए मिटा देता हूँ। वो शुगर का रेंज तो 150 होता है, ठीक है। तो यहाँ की रेंज की बात आप कर रहे हैं, तो भाई आप बात करते हैं क्या 120/80 +-10, ऊपर भी +-10। अगर आप इस रेंज में आ जा रहे हैं कि 120/80 की रेंज में, तो याद रखिएगा आप एक हेल्दी पुरुष या हेल्दी इंसान है। +-10 मतलब 130 चला जाए, 140 भी तो नॉर्मली एक तरह से कहेंगे, ठीक है। मतलब 120 के आसपास, 110 आ जाए, 130 आ जाए, 110 से लेके अगर 130 की रेंज में है तो आप ठीक है। इसी तरह 70 से लेकर अगर 90 की रेंज में तो भी आप ठीक है, इसको नॉर्मल कहते हैं। बट जब हम रक्तचाप को मापते हैं तो यहाँ पे हम
mmHg लिखते हैं, 140 mmHg लिखते हैं। यहाँ Hg का मतलब क्या है? तो यहाँ Hg, क्योंकि आपको पता होगा Hg एक तत्व को बिलोंग करता है, उस तत्व का नाम क्या है? मरकरी। क्या नाम है इसका? है मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है हमारा? Hg। इसका सिंबल हमारा क्या होता है? Hg होता है। Hg इसको हम पारा भी बोलते हैं, पारा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर? Hg मतलब पारा, वही इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ अचल सिंह, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है या बनाई जाती है? ठीक है, देखिए जो कुनैन या सिनकोना है, कुनैन एक दवा है जो कि सिनकोना के प्लांट से बनाई जाती है। ठीक है, जो कुनैन है वो एक सिनकोना के प्लांट से बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी आपको वायरल फीवर होता है, ठीक है, वायरल फीवर या किसी भी टाइप का फीवर होता है, तो आप जब किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको सिनकोना ऑफिशियलिस कुछ नाम है वो देता है, जो कि आपके वायरल डिजीज में बहुत वर्क करती है। या आप कह सकते हैं कि वायरल डिजीज करने का मतलब बुखार वगैरह से, ठीक है, तो बहुत अच्छी वर्क करती है। तो आप पूछा जा रहा है कि जो सिनकोना से बनाई जा रही है कुनैन की दवा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये आपका, जब कुनैन की बात हम करें, इसको इंग्लिश में हम क्यूनोन बोलते हैं। तो ये जो कुनैन है ये बहुत ही ज्यादा, यहाँ तक इसका बहुत ज्यादा उपयोग इसका कोरोना में भी देखा गया था। जैसे बेलाडोना होती है, ऐसे कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत ज्यादा वर्क करती है। ठीक, तो अब कुनैन है या जिसको हम क्यूनोन कहते हैं, ठीक है, तो ये प्लांट के, जो सिनकोना प्लांट है, इसके किस भाग से प्रदान प्राप्त की जाती है? आपको इसका आंसर देना है जल्दी से एवरीवन। तो आइए, वेल कोई आंसर नहीं दे रहा है। ऑप्शन है हमारा जड़, बी फल, सी बीज और डी छाल। तो याद रखिएगा, इसको हम प्लांट की छाल से, किससे प्राप्त करते हैं हम? जो प्लांट की छाल होती है उसको निकालते, उसको बॉयल करते हैं, फिर उससे हम निकालते उसका पानी। ठीक, तो इसका आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लौंग है, जो लौंग होता है वो कहाँ से मिलता है, क्या होता है? ये तना है, तने नहीं है, तना है। ये तने की गांठें हैं, बी जड़ की गांठें हैं, सी पत्तियां हैं और डी सूखे हुए फूल हैं। तो आपको ये बताना है कि जो आपका तना है, सॉरी तना नहीं, जो लौंग है वो क्या है? अभी बन काफी लोग लाइव है, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि जो लौंग है वो क्या है। एवरीवन, बिल्कुल आप आंसर देने की पूरी कोशिश करिए कि जो लौंग है वो क्या है या क्या होता है। जी, ए तना, वही तना। आप खुद सोचिए, क्या किसी तने में ऐसी गांठें निकलती हैं? नहीं, तो ये तो है नहीं, जड़ की गांठें भी नहीं है और पत्ती तो कुछ है ही नहीं। ये सूखे हुए फूल है, या कहीं के अगर सूखे फूल नहीं मिल जाए तो अगर मिल जाए अपरिपक्व भाग, अपरिपक्व फूल, अपरिपक्व पुष्प, ठीक है, इसको या आप कली बोल सकते हैं, अपरिपक्व कली, वो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कि जो लौंग होते हैं वो अपरिपक्व कली है, सूखे फूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लौंग का साइंटिफिक नेम शायद साइजीजियम करके होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। ये इसके बहुत ज्यादा मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। दांत का दर्द हो गया, बुखार वगैरह हो गया, तो इसमें अक्सर दिया जाता है। तो आप अगर आप चाय वगैरह के शौकीन हो तो लौंग वगैरह खाया करिए, फायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर मुंह से बदबू आते कुछ होता है, लौंग आप खा सकते हैं। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? हार्मोन भी आपको पता है, हार्मोन्स में दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्लांट हार्मोन और एक होता है आपका एनिमल हार्मोन, मीन्स ह्यूमन हार्मोन की अगर बात कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है, मीन्स प्लांट हार्मोन है। ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजन और डी साइटोकाइनिन। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो आप इसका आंसर पक्का दे देंगे। आइए हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता होगा इंसुलिन तो पक्का नहीं है, क्योंकि इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन हम ह्यूमन बींग्स में भी मिलता है। इंसुलिन कहाँ मिलता है? हम ह्यूमन बींग्स में मिलता है, और इसी इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज या डायबिटिक मिलेटस हो जाता है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। थायरोक्सिन, या इसको इसकी कमी से थायराइड नामक रोग हो जाता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में भी थायरोक्सिन मिलता है। तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब बचता हमारा एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो आपको पता होगा एस्ट्रोजन भी एक हार्मोन है जो कि ह्यूमंस में मिलता है। एस्ट्रोजन भी क्या है? एक हार्मोन है जो ह्यूमन में मिलता है। तो तीनों ही नहीं होंगे, तो बचा हमारा क्या? साइटोकाइनिन। क्या? जो आपका ऑप्शन डी साइटोकाइनिन है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो साइटोकाइनिन क्या हो जाएगा? ये एक प्लांट हार्मोन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही हार्मोन देख रहे ह्यूमन बींग्स में मिलते हैं। तो जो बचेगा वही क्या होगा? आपका प्लांट हार्मोन होगा।
याद रखिएगा, जो प्लांट हार्मोन मिली 4 या 5 ही है, उसमें आपका है साइटोकाइनिन है, एस्बेसिक एसिड है, एस्बेसिक एसिड, साइटोकाइनिन, एडिनिन, एक होता है एडिनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ठीक है, ये तो उसका हो गया, ठीक है। तो ये हाँ ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन एक साइटोकाइनिन होता है, एस्बेस्टिक एसिड होता है, ऑक्सीन होता है, और एक और एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। तो ये सारे क्या हमारे प्लांट हार्मोन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक जो मैं बोल रहा हूँ उसका नाम बताइएगा, ठीक है। हमारा क्या हो गया, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एस्बेस्टिक एसिड, थायमिन, ऐसा कुछ करके, एग्जैक्ट मुझे लास्ट वाला नहीं याद है, ठीक है। चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन, अच्छा ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट हमसे कह रहा है मानव शरीर का तापक्रम, जो ह्यूमन बींग्स का तापक्रम है वो क्या होता है। ए जाड़ों में घट जाता है, बी गर्मियों में बढ़ जाता है, सी नहीं जाड़ों में घटता है और नहीं गर्मियों में बढ़ता है, और डी जाड़ों में बढ़ जाता है। तो आपको इतना तो पता होगा कि जो ह्यूमन बींग्स है, हम क्या है, हम वार्म ब्लड, हम कोल्ड ब्लडेड नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो अपने टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखती है, ठीक है। तो अब इसकी हम बात कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, आप समस्या सुनते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भैया आपका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो आपको बुखार हो गया है। तो आप ये देखेंगे कि किसी भी मौसम में जब आप जाते हैं तो सीधे वो 98.6 फ़ारेनहाइट के आसपास ही देखते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि हाँ आपको 102 डिग्री हो गया, 103 डिग्री हो गया, उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं। तो अगर ऐसा होता कि अगर किसी भी मौसम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी टेम्परेचर चेंज करती, तो आपको लगता है कि डॉक्टर साहब के पास ये पैरामीटर होता कि गर्मी में इतना है तो मान लेंगे और ठंडी में इतना है तो मान लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मौसम के अकॉर्डिंग नहीं, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी मौसम में समान होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम चल रहा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको 37 डिग्री मेंटेन करना है, तो जो एक्सेस हीट है उसको फिर पानी के फॉर्म में बाहर निकालता है, इससे टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठंडी के मौसम में आपको पता होगा कि जब हमें ठंडा लगता है हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, तो आपको पता हमारी बॉडी में जो स्मॉल पोर्स होते हैं वो उसको बंद कर देता है ताकि हमारी बॉडी से हीट बाहर ना निकले। तो किसी न किसी तरह हमारी बॉडी जो होती है वो अपनी होम्योस्टैटिस जो कंडीशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगे नहीं चलती हैं, चलती नहीं, नहीं चलती हैं, आपको ये बताना है। ए ठोस में, बी द्रवों में, सी गैस में, और डी निर्वात में। तो ध्वनि की तरंगे कहाँ नहीं चलती हैं, आपको इसको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ए इन सॉलिड्स, बी इन लिक्विड्स, सी इन गैसेस एंड डी निर्वात। तो आपको पता होगा ध्वनि की ध्वनि की किरणों को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। क्या चाहिए, इन्हें कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ध्वनि की किरणों को चलने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। और माध्यम कैसे मिलेगा, तो माध्यम आपका सॉलिड में मिल जाएगा, लिक्विड में मिल जाएगा, गैस में मिल जाएगा, बट निर्वात में कोई माध्यम नहीं मिलेगा। तो यही एक रीजन है कि इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा निर्वात। कि निर्वात में भाई कोई मीडियम नहीं मिलेगा उसको प्रोपोगेट करने का, तो ध्वनि चल ही नहीं पाएगी। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल ही सही है। एक क्वेश्चन उल्टा पूछ देता कि निम्न में सबसे तेज गति किसमें होती है, ध्वनि की चाल सबसे तेज किसमें होती है। तो आपको पता होगा, ऐसे समझ जाइए, सॉलिड, लिक्विड और गैस किसके मॉलिक्यूल बहुत हाईली पैक्ड होते हैं। तो आप कहेंगे सर सॉलिड के, तो आप सीधे क्या बताएंगे कि सर सॉलिड में, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स हाईली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं। तो यही एक रीजन है कि जो ध्वनि की चाल है वो आपकी ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम, और निर्वात में होती ही नहीं है, ठीक है। चलिए आइए मूव करते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। आपको पता होगा जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं तो उनमें हम नीचे से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते नहीं है, तो उनमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। आपको अगर नहीं भी आता है तो भी आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए थर्मोपाइल, बी सौर सेल, सी डायनमो, और डी लघु नाभिकीय रिएक्टर। आइए देख लेते, थर्मोपाइल तो बिल्कुल नहीं होगा, डायनमो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डायनमो के लिए क्या चाहिए भाई, डायनमो के लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा चलाना होगा जो कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी करे, मतलब यांत्रिक ऊर्जा काम करे। वो कोई ना कोई क्या करे,
यांत्रिक ऊर्जा का काम करे। जब वो यांत्रिक ऊर्जा का काम करेगा, अगर वो यांत्रिक ऊर्जा का काम करेगा तब तो वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपका सी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आइए अब देखते हैं सौर सेल में और लघु नाभिकीय रिएक्टर में। लघु नाभिकीय रिएक्टर, क्या आपको लगता है कि हम किसी कृत्रिम उपग्रह में हम छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा सकते हैं? नहीं भाई, अभी ऐसा भी अत्याचार नहीं मचा है कि हम छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा सकें, अगर क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर की भी एक सीमा होती है, ये भी गलत है। हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसको हीट को क्या कहते हैं कम करने के लिए, मतलब हीट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और ज्यादा आई मीन सबस्टेंसेस को देना पड़ेगा ताकि वो हीट को भी एब्जॉर्ब कर सके। ये तो होगा नहीं। सौर सेल इज द राइट आंसर, क्योंकि सूर्य की एनर्जी लगभग सभी ग्रह उपग्रह सभी जगह है। तो भाई जब उसको सनलाइट मिलेगी तो आराम से वो चार्ज होता रहेगा और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, वो प्रोवाइड करता रहेगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सौर सेल। कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं उनमें सौर सेल्स होते हैं या सोलर सेल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरी करते हैं। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्न में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, नहीं बोल रहा है। ए ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, बी डाइनाइट्रोटोल्यूइन और सी साइक्लो ट्राई नाइट्रामीन और डी क्लोरोफॉर्म। जल्दी से, काफी लोग लाइव है, इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। देखिए काफी लोग लाइव है भाई, पर आंसर कोई नहीं दे रहा है। चलिए वेल, आइए तो 17 लोग लाइव, देखिए इस समय 17 लोग लाइव है, पर आंसर देने में पता नहीं क्या आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। अरे गलत है, सही आंसर दिया करिए। ठीक है, चलिए आइए तो यहाँ हम देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ए ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, आपको पता होगा जो आपका टीएनटी होता है। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एक बहुत ही हाईली विस्फोटक पदार्थ है जिसका उपयोग सेना भी करते हैं और आतंकवादी भी करते हैं। फिर आपका डाई नाइट्रोग्लिसरीन, जहां पर नाइट्रोग्लिसरीन या टोल्यूइन आ जाए तो याद रखिएगा वो सारे आपके विस्फोटक होंगे। नाइट्रामीन आ जाए तो वो भी विस्फोटक होगा। बचा हमारा क्या, क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका फॉर्मूला हमारा होता है CHCl3। क्या होता है, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। किसका, ये आपका क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। ये कहाँ यूज होता है, ये निश्चेतक के फॉर्म में। किसके लिए, ये आपका निश्चेतक के लिए, कैसे बेहोश करने के लिए या हिंदी में शून्य करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका, हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। और याद रखिएगा ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये इसका उपयोग बहुत लंबे समय से ही ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देने के लिए किया जाता था, बट फिक्स नहीं था कि कितना अमाउंट में एनेस्थीसिया दिया जाए, क्लोरोफॉर्म दिया जाए। तो यही एक रीजन है कि बाद में फिर एनेस्थीसिया के अलग से डॉक्टर भी अलग आने लगे और वो एग्जैक्ट बॉडी के अकॉर्डिंग देख के बताते हैं कि नहीं कितना एनेस्थीसिया दिया जाना चाहिए। वेल, तो यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है ये क्या है, ये आपका ऐसा सबस्टेंस है क्लोरोफॉर्म जो कि आपका बॉडी में क्या है, जो कि आपका बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हमें बेहोश करना होता है मेरे एलिमेंट्स को, तो क्लोरोफॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे विस्फोटक नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए मूव करते हैं हम अपने टेस्ट को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। काफी लोग लाइव है, आंसर दे लिया करिए भाई। चलिए तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि स्लीप एनीमिया एक भयंकर निद्रा रोग है। भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोग अब करते क्या है, ए निद्रा में चलते हैं बिना कुछ ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। मतलब इसमें जो लोग हैं वो बिना किसी ज्ञान के मूव करते रहते हैं। आई डोंट नो इज इट राइट और रॉन्ग। बी निद्रा में आंखें आधी खुली रहती हैं। आपने देखा अक्सर आपके घरों में भी होगा कि कुछ लोग सोते हैं उनकी आंखें आधी खुली रहती है, ऐसे जिस तरह मेरी आंखें खुली है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। सी निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास का बाधित होना। और डी निद्रा में तीव्र गति से खराट, ये है नहीं। आधी खुली रहना ये कोई रोग नहीं है। और निद्रा में चले बिना चले ज्ञान, ये केवल मूवी में दिखा है, मुझे आज तक कोई मिला नहीं है। ठीक है, आपको मिला हो तो पक्का कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपकी जानकारी में ऐसा कोई फ्रेंड रिलेटिव या गांव में कजन जहाँ पर रहते हैं ऐसा कोई मिला है जो नींद में चलता हो। मुझे ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक, मुझे मूवी में मिला है। ऐसा कोई मिलेगा तो पक्का बताइएगा। ठीक है, वेल कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, तो बच्चा हमारा क्या कि कभी कभी होता है कि जब गहरी निद्रा में आप होते हैं तो आपकी नींद बीच बीच में टूट जाती है। सॉरी, नींद टूट नहीं जाती है, बीच बीच में आपकी सांस रुकने लगती है, श्वास बाधित हो जाती है। और इसी रोग को क्या कहते हैं हम, स्लीप एपनिया। क्या कहते हैं हम, स्लीप एपनिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अस्पताल के निम्नलिखित में से किस भाग में कैथ लैब होगी। अगर आप कभी किसी हॉस्पिटल गए, भगवान अगर आपके किसी की तबियत खराब हो या आपको कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, ठीक है, तो कैथ लैब या इसको हम कार्डियोलॉजी लैब कहते हैं। तो कैथ लैब
आंसर ही बता दिया आपको। वेल, कैथ लैब निम्न में से किस की तरफ होगी? ए पैथोलॉजी विभाग में, बी शल्य चिकित्सा सर्जरी विभाग में, सी कार्डियोलॉजी विभाग में और डी न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। तो चूंकि मैंने आपको आंसर बता ही दिया था, तो जो कैथ लैब होती है वो मेनली कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में किस तरफ होती है? जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, या कह सकते हैं कि जहाँ पे हम हार्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, जो आपका हार्ट का डिपार्टमेंट होता है, हृदय का डिपार्टमेंट, हृदय रोग का जो क्षेत्र है, वहीं पे आपका कैथ लैब होती है, जहाँ पे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि इस पूरे की पूरे वीडियो में जो आपने देखा, हमने 30 क्वेश्चन में लिए थे, और ये वीडियोस लगातार अनवरत चलती रहेगी, जिसमें अभी हम सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं, अभी हम साइंस देख रहे हैं, फिर इन्वायरमेंट देखेंगे, फिर ज्योग्राफी देखेंगे, हम अलग अलग सब्जेक्ट्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी लगता है आपको, जो परीक्षार्थी है, उन तक हमारी वीडियोस पढ़ाइए, पहुंचाइए, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको प्लीज आप शेयर करिए ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े, और भी टीचर्स आएंगे इन क्लासेस को लेने के लिए। बट मेनली जो आप देखेंगे, जो मॉक टेस्ट है, आपको मैं ही कराऊंगा, और आपको विश्वास मानिए, आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपकी तैयारी को पूरा कराऊंगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है, मिलते अगले वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।